अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद एमजी बाजवा और मैं हूं मुनीबा कुल बाजवा, जहां हम सीनियर जर्नलिस्ट की बात करते हैं, हम मीडिया की बात करते हैं और मैंने कई जर्नलिस्ट से आपको मिलवाया भी है। वहाँ हम यंग जर्नलिस्ट से भी जानना चाहेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है मीडिया का। इसी तरह के गेस्ट आज मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी दानिश सगीर मुकर्रर भी हैं, डिबेट्स कंपटीशन में हिस्सा भी लेते हैं और काफ़ी दफ़ा जीते भी हैं प्राइजेज़ मुख्तलिफ ओकेजन्स पे उन्होंने। और कश्मीर से उनका कराची तक का सफ़र कैसा है और इस सोशल मीडिया के दौर में डिजिटल मीडिया पर क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। दानिश, मुझे ये बताइएगा, हम साथ भी काम करते हैं और मैंने आपको देखा बड़े वाइब्रेंट हैं आप, बड़े एनर्जेटिक हैं और काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि आए आप कश्मीर से, कराची तक का आपका सफ़र जो है वो कैसा रहा? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज यहाँ मदऊ किया और यहाँ पर इतने सीनियर लोग अगर बात करते हैं और उसमें हम जैसे यंगस्टर्स को आप मौका दे रही हैं तो बहुत अच्छा और शुक्रिया इसके लिए। सवाल आपका कि कश्मीर से यहाँ तक का कैसा रहा, तो ये कुछ ऐसा था कि कुछ शौक़ थे जो हमें यहाँ ले आए और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो वहाँ नहीं मिल रही थी, तो उनका पीछा करते हुए भी कराची तक आना पड़ा। कराची आके बड़ा अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वहाँ से समझे हम ऐसे ही बिल्कुल फ्रेश आए, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। मीडिया का शौक़ था सहाफ़त करने का और इससे ज़्यादा स्क्रीन पे आने का, तो इसके लिए मुश्किलात बहुत सारी फेस भी की और कर भी रहे हैं। और इसमें यह है कि अभी हम, आप ये समझ लें अंडर कंस्ट्रक्शन समझ लें, हम वो प्रोजेक्ट हैं अभी, तो अभी हम मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं इसमें और देखते हैं कि कहाँ तक ये सफ़र जारी रहता है और कब मंजिल आती है। और इस दौरान अभी तक का सफ़र जो है बड़ा खूबसूरत था। कश्मीर से कराची तक का जो सफ़र है इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली और सिर्फ कराची नहीं बल्कि इसके बीच में जितने शहर, जितने इलाके आए, मुख्तलिफ लोगों से भी मिलने का, इस तमाम तर चीज़ों में मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा और अच्छे जो लोग मिले वो मुझे कराची में मिले। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, आपने कराची वालों की तारीफ़ कर दी। अच्छा, मुझे दानिश ये भी बताइएगा कि जो आजकल के नौजवान हैं इनकी माशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, समाजी मसाइल भी हैं, लाजमी सी बात है। सोल सर्वाइवल होते हैं, फिर आपको अपने आप को खुद बिल्डअप करना पड़ता है, जैसे आप हैं अभी स्ट्रगलिंग एज में। फिर ज़्यादातर लड़के, जैसे आपने बताया कि मीडिया में आने का शौक़ था, लेकिन आजकल के लड़के जो आपके एज के हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा हैं। तो आपने सोशल मीडिया को क्यों नहीं चुना सबसे पहले? इसमें यह है कि शुरुआत जो है वो सोशल मीडिया से ही होती भी है अक्सर और हुई भी। हमारे जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं ना वो डायरेक्ट आए ऐसे कि वो अखबारात के ज़रिए आए, पहले ऐसा होता था, उनसे वो तजर्बा हासिल करते थे और फिर जब टीवी स्क्रीन और ये सब चीज़ें आ गई तो फिर वो आए। लेकिन आजकल के जो नौजवान हैं वो अखबार वाला कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, तो सोशल मीडिया के ही थ्रू आते हैं। तो मुझे भी शायद ऐसा लगता था कि मैं जब जाऊँगा तो मैं डायरेक्ट बस ऑन एयर हो जाऊँगा और स्क्रीन पे आना शुरू हो जाऊँगा, रिपोर्टिंग, जर्नलिज्म, एंकरिंग जो भी है। लेकिन बहुत सारे धक्के खाने के बाद मुझे ये पता चला, जब वो अब्बा से जो लेके निकले थे ख़र्चा और वो रास्ते में जब ख़त्म हो गया लाहौर तक के स्टॉप पे, तो समझ आई कि नहीं, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। फिर वो 8, 10, 12 दिन कहीं जो है ना एम्प्लॉयमेंट के तौर पर मैं रहा और वहाँ से जो पैसे लिए, किराया लिया और वापस घर चला गया। तो उस दौरान मुझे एक आइडिया मिला कि वो कोई बात कर रहा था आपस में, तो मुझे लगा कि ये सोशल मीडिया के थ्रू आना चाहिए। सोशल मीडिया का काम स्टार्ट किया, इंटरव्यूज़ वगैरह करना शुरू किए लोगों के, और हमारे वहाँ कश्मीर में मिनिस्टर्स थे उनके मैंने इंटरव्यूज़ करना शुरू किया। फिर उसके अलावा समाजी जो लोग थे उनसे, और करते करते फिर बोलने का थोड़ा तजर्बा हो गया, कैमरा फेस करने का तजर्बा हो गया। लेकिन फिर वो एक होता है इंसान को जुस्तजू, वो ख़त्म नहीं हुई कि नहीं, वो सुकून नहीं है, आना टीवी पे ही है भले कैसे भी करके। फिर जो है वो रख्ते सफ़र बांधा कराची का, यहाँ आए और सोशल मीडिया का पहले सहारा तो लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए जो टीवी स्क्रीन पे आते थे। तो उन लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, उनसे उस दौरान मैंने सीखा कि यहाँ आने के लिए क्या किया जाए। फिर कराची में हमें कुछ बहुत मुखलिस लोग मिले जो हमारे इलाके के ही हैं, अगर नाम ले सकते हैं तो उनका क्योंकि एहसान भी होता है हमारे ऊपर, हमारे उस्ताद भी होते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। चौधरी मकबूल साहब हैं कराची में, अच्छा एक वेल नोन पर्सन है, तो उन्होंने मुझे मौका दिया एक चैनल पे आने का। तो इसमें क्वेश्चन आपका वहीं पर है कि इसमें आने का शौक़ क्यों था? शौक़ इसलिए था कि एक तरफ सोशल मीडिया पे हम देखते हैं तो हमारी कोई भी खबर है ना, उस पर यकीन नहीं किया जाता, डायरेक्ट यकीन नहीं किया जाता, हम कोई भी चीज़ करेंगे। लेकिन अगर टीवी स्क्रीन पे हम बात करेंगे बैठ के,
तो बस वो मान लेंगे हाँ ठीक है, ये टीवी पे ये चीज़ चली है। तो ये बड़ा एक इसमें डिफरेंस हम मानते हैं कि सोशल मीडिया की खबर पे उस तरह जो है यकीन नहीं किया जाता, ऑथेंटिसिटी नहीं होती ना सोशल नहीं मीडिया होती, और टीवी चैनल पे मान लिया जाता है। तो उसमें जो है ना वो है, और बड़े सीनियर्स के साथ इसमें काम करने का मौका मिलता है, हमें सीखने का मौका मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया डिजिटल जितना भी हो जाए, लेकिन काम जो है वो आगे तक चलने वाला वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही है। तो बेहतर है कि हम कहीं और अपनी एनर्जी ज़ाया करने के हम इस पे अपना एक्सपीरियंस लेते रहें, साथ साथ एजुकेशन जारी रखें और साथ साथ हम अच्छा एक्सपीरियंस लें। तो अगर हमें अच्छा मौका कहीं मिलता है तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और मुझे मौका मिल गया, मैंने अवेल किया उसको, और अल्हम्दुलिल्लाह भी बस कर रहा हूँ मेहनत। अभी क्या सेटअप रखा है? पैरेलल चल रहा है सोशल मीडिया भी और चैनल भी? सोशल मीडिया पे अभी ऐसा है कि बस रैंडम वीडियोस, ब्लॉगिंग वगैरह, और ड्यूरिंग जो भी हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं कहीं पर भी कुछ भी है तो उसकी बस एक रैंडम वीडियोस वगैरह अपलोड कर दी जाती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी सारी तवज्जो जो है वो अपने करियर पे है, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपनी अच्छी जगह बनाना। और मेरा जो एक शौक़ है जिसको लेके मैं निकला था, और शायद जो मेरे आइडियल हैं उनको मैंने जहाँ पर देखा था वहाँ तक अब ख़ुद को वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो मेहनत है वो अभी करनी है और आगे कर रहे हैं। वैसे दानिश क्या करना चाहते हैं? एंकर बनना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं? क्योंकि इनिशियली आप रिपोर्टिंग से स्टार्ट करते हैं और फिर आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर एक टाइम आप गुजारते हैं उस रिपोर्टिंग के अंदर, अपने आप को नॉलेजेबल बनाते हैं, फिर आप एंकर के लिए क्वालिफाई होते हैं। जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो मैं आपको बता रही हूँ। शॉर्टकट्स तो कई हैं, वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं। तो खुद क्या सोचा है कि क्या करना है? ये बिल्कुल अच्छा आपने जो है ना पॉइंट उठाया, क्योंकि हमारे अक्सर जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अगर प्रोग्राम कर रहा है स्क्रीन पे बैठा हो तो वो डायरेक्ट वहाँ पहुँच गया, वहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँचा जाता। या फिर मीडिया का नाम सिर्फ ये नहीं है कि आप टीवी पे बैठ के कोई शो कर रहे हैं, प्राइम टाइम शो कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं तो बस वही मीडिया है। सिर्फ वो नहीं है, इसके पीछे बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे काम हो रहे होते हैं। तो जब मैं आया था, सबसे पहले जब चैनल पे मैं गया तो मेरे से पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं, ये क्या है? तो मैंने डायरेक्ट बोला था मैं एंकर बनना चाहता हूँ। क्यों और कैसे, मतलब तो मैं अच्छा बोल लेता हूँ, ठीक है कि अल्लाह ने टैलेंट दिया हुआ बोलने का। तो उन्होंने बोला कुछ बोल के दिखाओ। अब बोल तो मैंने लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसमें होता क्या है। वहाँ तक पहुँचने में अगर मेरे सामने स्क्रीन पे कुछ चल रहा है या मेरे सामने कुछ पेज है, उस पर क्या है, वो अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो क्या है उसमें, वो मुझे नहीं पता था। मैंने वही जो सोशल मीडिया पे बोला जाता है नॉर्मल, बस वही एक चीज़ पे बोली। लेकिन फिर मुझे समझाया गया कि ऐसा नहीं होता, आप कम से कम 1 महीना आएँ चैनल पे, सिर्फ देखें सबको कि कौन क्या कर रहा है। फिर मैं गया, 1 महीने तक देखा मैंने कि कौन क्या कर रहा है, तब मुझे समझ आया कि नहीं, हम तो बिल्कुल कहीं है ही नहीं, हम तो बिल्कुल बाहर से देख रहे हैं। जब इसके अंदर जाएंगे तो एक अलग दुनिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो बेसिक जो है वो रिपोर्टर होता है, लेकिन रिपोर्टर से पीछे एक डेस्क पे बैठा हुआ होता है जहाँ पे असल आपको पता चलता है खबर बनती कैसे है। और वहाँ बैठ के आपको ये पता चलता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। एक रिपोर्टर अगर अपनी एक बीट लेगा तो शायद वो उसी पे खोया रहता है, लेकिन एक डेस्क पे बैठा हुआ बंदा देख रहा होता है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। फिर वहाँ से चीज़ बनती है, वहाँ से फिर रिपोर्टर, एंकर और करते करते आगे तक जाती है। तो मैंने वहाँ से ही स्टार्ट लिया, फिर रिपोर्टिंग में आया। रिपोर्टिंग के बाद अब मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं एंकरिंग की तरफ जाऊँ। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा कि ऐसे यंग जर्नलिस्ट जो है, आप क्या समझते हैं कि वो जो एक सैलरी पे स्केल है जो होना चाहिए, जिसमें आपका सर्वाइवल हो सकता हो, वो यंग जर्नलिस्ट को मिल रहा है? मैं समझता हूँ कि नहीं मिल रहा। और फिर भी यंग शायद जर्नलिस्ट कुछ जगहों पे नहीं मिल रहा, शायद कुछ जगहों पे मिल रहा हो। लेकिन ऐसा है कि देर सवेर होती है लेकिन हो जाता है। तो लेकिन ये एक शौक़ होता है, और उस शौक़ को पूरा करने के लिए जब आप जाते हैं या फील्ड में कहीं पर भी जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक रास्ते बना देता है और हो जाता है। अच्छा दानिश, ये भी बताएं मुझे कि जैसे हम थे, जब हम अपने यंगस्टर लेवल पे थे और हमने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की थी, तो हमारी इंडक्शन हो गई थी बड़े चैनल्स में, और वहाँ बड़ी प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी। और ये आए थे और उन्होंने बताया था चैनल सेटअप ये होता है, प्रोड्यूसर ये होता है, डायरेक्टर ये होता है, स्टूडियो ये है, लाइट्स ये हैं, एंकर ये है, मतलब 10,000 चीज़ें, बड़ी डिटेल ट्रेनिंग हुई हमारे पास। आप लोगों तक की जनरेशन तक आते आते ये चीज़ें ख़त्म हो गई। क्या समझते हैं कि ज़रूरत है ट्रेनिंग की यंग जर्नलिस्ट को, या वो सीख सीख के जो कहते हैं ना गाते गाते गवैया बन जाएंगे? इसकी ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ। ज़रूरत इसलिए है, मैं वैसे भी अपनी जगह पे ये चीज़ सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए,
हम जो है ना वो ये चीज़ देखते हैं, हम अगर ऑफिस में होते हैं, चैनल पे होते हैं या फील्ड में होते हैं, हमें कुछ आपसे सीखने को मिल जाता है, कुछ हम फील्ड में जाते हैं रिपोर्टर से सीखने को मिल जाता है, कुछ हमें कैमरामैन से सीखने को मिल जाता है। फिर हम जब अंदर जाते हैं तो हम एनएलई से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ टेस्ट, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हम जो है ना वो मुख्तलिफ़ जगहों से उठा के चुन के वो सीखते हैं और फिर वो उसको हम एक जगह पे करते हैं और कि ये चीज़ जानी चाहिए। अगर इसके मुख्तलिफ़ सेशंस होते हैं कई जगहों पर, अच्छी बात है, होने भी चाहिए, लेकिन इसको बड़े लेवल पे होने चाहिए। एक ऐसा होना चाहिए, मैंने पहले भी ये किया, मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारे कितने ही लड़के ऐसे हैं, वो अभी यूनिवर्सिटी में हैं, वो मैस कम्युनिकेशन और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उनका शौक है जाना। हमारे साथ कितने लोग ऐसे आते हैं जो हमें बोलते हैं हमें रिपोर्टिंग करनी है, हमें जर्नलिस्ट बनना है, तो उनको नहीं पता होता कि यहाँ पर क्या है। भाई आप क्या करना चाहते हैं? मैं अच्छा बोल लेता हूँ, मैं अच्छा लिख भी सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं बोल लूँगा। ठीक है, बोल लेंगे तो इसमें ये बेसिक चीज़ें ये आप कर लेते हैं? नहीं, ये नहीं कर लेते। उनमें अगर एक बिल्कुल बेसिक चीज़ माइनर से भी पूछेंगे ना, उनको नहीं पता होगा कि ये क्या है, और हमें भी नहीं पता था, जब आए, देखा, सीखा, पढ़ा, तब हमें जाके पता चला। इस तरह के सेशन से फ़ायदा ये होगा कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, रिपोर्टर्स बनने के लिए जो शौकीन हैं उनको पता चल जाएगा। जिनको ये है कि हमने इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन चूज़ करना है या पैशन है जिनका, उनके लिए ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। उनको पता चल जाएगा अगर हम किसी चैनल पे जाएँगे तो इस हम चीज़ में कहाँ फिट इन हमें, हो सकते हाँ, हैं। कहाँ फिट इन हो सकते हैं। और सबसे पहले ये यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए, जहाँ बच्चों को सिर्फ़ अगर किताबें पढ़ाई जा रही हैं, वहाँ प्रैक्टिकली भी बताया जाना बिल्कुल। चाहिए कि ये जब आप किसी भी चैनल पे जाएँगे अपनी सीवी लेके, तो उन सीवी को ऐसे रद्द किया जाता है, अगर किसी को बेसिक चीज़ें भी पता होंगी ना, उसको भी आगे लाया जाएगा, हाँ, ये ठीक है। जिसको कुछ नहीं पता होगा, उसको क्यों लाया जाएगा आगे? तो ये यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, बेसिक। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल सिखाई तो जानी चाहिए, क्योंकि देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो एक बड़ी वास्ट फील्ड है, हुँ, उसमें 10,000 किस्म के लोग मिल रहे हैं। यानी कि आपको फ़ोटो जर्नलिस्ट भी हैं, फिर आप फील्ड हाँ, जर्नलिस्ट यानी रिपोर्टर भी हैं, एंकर भी हैं, न्यूज़ एंकर भी हैं, हुँ, प्रोग्राम एंकर्स भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। उसके बाद डेस्क के लोग हैं जो खबरें बनाते हैं, कॉपी एडिटर हैं, कॉपी राइटर्स हैं, फिर एमसीआर, बिल्कुल, पीसीआर में आपको प्रोड्यूसर्स मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। सीजीज़ है, ऑडियो इंजीनियर्स हैं, ये सब हैं। तो कैसे एक यंगस्टर को जो जर्नलिज्म में आना आना चाहता है, उसको कैसे पता चलता है मैं कहाँ फिट इन हो सकता हूँ, मैं क्या जॉब कर सकता हूँ? या सब सिर्फ सब ख्वाब लेके आते हैं कि हम नहीं, एंकर बनेंगे हाँ, या सबसे रिपोर्टर बनेंगे? सबसे पहले होना चाहिए शौक कि हुँ, बस जाना है। और दूसरी बात, हर इंसान को अपना आप पता होता है मेरी स्किल क्या है, या उसने किस चीज़ में पढ़ाई की हुई है, या क्या करना चाह रहा है वो, ये तो होता है। उसके बाद जो है वो उसको ये पता होना चाहिए कि मैं जो सीख रहा हूँ वो सही जगह पे लगाना है मैंने कि नहीं लगाना। अक्सर हमारे पास हादसाती लोग आ जाते हैं कि वो, कितने ही लोग ऐसे हैं जो ऐसा है कि रिपोर्टर बनना चाह रहे हैं और कुछ अरसे के बाद जो है वो 8-8 10-10 साल के बाद भी मुझे फील्ड में ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हुए सुना मैंने कि यार हम तो रिपोर्टर बनना चाहते थे, बस वक़्त ने जो है वो कैमरामैन पे लगा दिया, बस वक़्त ने हमें एनएलई बना दिया, डेस्क पे बिठा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सीखें सारी चीज़ लेकिन अपने आप को वहाँ तक लिमिटेड नहीं रखें। मैं जब आया था शुरू में, मतलब इसमें न्यूज़ फील्ड में, तो मुझे ना ऐसा बताया गया, मतलब बोलो, मैं बोल गया, अच्छा ठीक है। अब ये बताओ कि कोई भी अगर जगह है वहाँ वाक़या पेश आता है, उसमें आप सबसे पहला काम क्या करोगे? मैंने उनको डायरेक्ट यही जवाब दिया, अपनी तरफ से ओवर कॉन्फिडेंट हुआ और मैंने डायरेक्ट यही जवाब दिया, मैं फ़ौरन खबर बनाऊँगा और दे दूँगा। किसको दोगे? मैं एंकर को दूँगा। तो मतलब ऐसा सोचते हैं, मैं भी ऐसा सोच रहा था कि हम डायरेक्ट कॉल करेंगे, एंकर को बोलेंगे ये खबर आई है, ये पढ़ दो। हमें नहीं पता कि वो कितने प्रोसेस होने के बाद एंकर के पास पहुँचती है और फिर एंकर आगे उसको डिलीवर करता है। वो उस तक हम डायरेक्ट नहीं पहुँचा सकते। तो मुझे बोला गया आप सबसे पहले टिकर बनाओगे। मुझे क्या पता टिकर क्या चीज़ होती है, क्या बनाए, ये टिकर क्या होता है? जब मैंने पूछा ना टिकर क्या होता है, बस वहीं पर निकला, बेटा आप सीखो पहले। तो वो बात नहीं, चिढ़ हो गई, नहीं मैं तो अच्छा बोल लेता हूँ, मैं क्यों सीखूँ? ठीक है, फिर भी मुझे भेज दिया गया, बारिशें हुई कराची में 2020 के दौरान, तो बारिशें हुई तो मुझे भेज दिया गया कि जाके एज़ लाइव करके आओ। मुझे क्या पता? मैं गया और मैं जाके लिटरली मैं ये बोल रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दानिश जी, जैसे कि एक प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता एज़ लाइव क्या होता है। मैं उनको भेज रहा हूँ, बोल रहे ठीक है, बोल रहे हैं अब इसका पैकेज बना के दो। मुझे क्या पता पैकेज क्या होता है? मैं एज़ लाइव में कैमरामैन का नाम साथ ले रहा हूँ। वो फिर आहिस्ता चीज़ें मुझे सिखाई गई हैं कि ये ऐसे होता है। फिर मुझे ये समझ आई। अब मुझे कितने ही लोग ऐसे मिलते हैं, क्या कहाँ हो, क्या करते हो? मीडिया में। हाँ, ठीक है, लेकिन करते क्या हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया मीडिया में। अच्छा रिपोर्टिंग करते हो, बस ठीक है।
रिपोर्टर हो ये है, आप तो 1 घंटे में 2 मिनट के लिए आ जाते हो स्क्रीन पे। अब वो 2 मिनट आने के लिए भी हम उसके पीछे कितनी मतलब वो मेहनत करते हैं, उस जो भी इंसिडेंट हुआ होता है उसको कवर करने के लिए। फिर वो जो 2 मिनट होता है वो हमारा पूरा खुलासा होता है। एंकर को चला रहा होता है रिपोर्टर, रिपोर्टर डेस्क के अंदर जो भी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मिल-जुल कर ही एक मीडिया स्क्रीन बनती है, टीवी स्क्रीन बनती है। तो क्वेश्चन था कि क्या कि क्यों आना चाहिए या क्या सोच कर या कैसे उनको अपना वो करना चाहिए। आप आओ, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए मैं किस चीज़ में बेटर हूँ। सबसे पहले बच्चा मोबाइल से ही सीख लेता है। मैंने पिक्चर एडिट करनी है, मैंने ये करना है, वो करना है, फिर वो शौक बढ़ते जाता है। नहीं, ये तो उनकी बात होगी ना जो कि मैथ्स कॉम नहीं पढ़ रहे या हम्म। मीडिया साइंसेस नहीं पढ़ रहे। जो मीडिया साइंसेस पढ़ रहे हैं और मैथ्स कम्युनिकेशन में जो है वो डिग्रियां ले रहे हैं, तो एक तो मतलब ये कंसीडर किया जाएगा और करना भी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, वो उनकी फील्ड है। उनको समझ है कि भाई ये डेस्क के लोग होते हैं, ये रिपोर्टर होते हैं, ये एंकर होते हैं। लेकिन वो बेचारे जो नौजवान जो आना चाहते हैं लेकिन उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है मैथ्स कॉम से ना मीडिया साइंसेस से, तो वो तो बेचारा ऐसे ही है ना कि वो अंधेरी गली में बस चला जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि करना क्या है। वो फिर इंटर्नशिप लेगा किसी भी चैनल पे, वो एज ए इंटर्निंग उसको ज्वाइन करेगा। वहाँ पे आके सबसे पहले तो वो किसी से मशवरा करेगा। वहाँ जो कोई भी वहाँ सीनियर अगर असाइनमेंट है, डेस्क पे है, कोई वहाँ का न्यूज़ डायरेक्टर है, आप उनसे मिलें, उनको अपना इंटरव्यू देंगे। आप बताएंगे कि मैं ये हूँ, अब आप मुझे बताएं मैं किस चीज़ में फिट हो सकता हूँ। वो आपको हर लिहाज से देखेगा कि आप कौन से काम में एडजस्ट हो सकते हैं। फिर जो भी है आप उसको इंटर्नशिप में आप जाएंगे, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जितना भी आपको टाइम चाहिए होगा, वो करने के बाद फिर आप उसको प्रैक्टिकली लाइफ में जा सकते हैं उसके। अच्छा, जिस ज़माने में हम आए थे तो उस वक्त जर्नलिस्ट जो थे या प्रोड्यूसर्स थे, एंकर्स थे, वो यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट उठाए जाते थे, उन्हें ट्रेन किया जाता था और वो आके काम करते थे। जो आप लोगों की जनरेशन है और जिसमें हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं और आप लोग सामने बैठे होते हैं और हम आपकी सीवी देख रहे होते हैं, तो हम ये सवाल करते हैं किसके रेफरेंस से आए। ये सब ये चीज़ जो है वो कितनी भारी गुजरती है। ये मेरे साथ हो चुका है। मैं चैनल पे गया था सबसे पहले जब मैं 2020 में, जब मैंने यकीन करें मैंने कुछ 30 अपनी सीवी कॉपी करवा के अपने पास करके मैं घूमा, पहले इस्लामाबाद, फिर लाहौर, फिर कराची। यहाँ पर आया और हर जगह मेरे से ये सवाल पूछा गया, और ये सवाल कोई अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला। ये बाहर गेट पे या तो आपसे गार्ड पूछेगा, या आप थोड़ा सा अंदर चले भी जाओगे तो आपसे प्योन तक ये पूछेगा, कोई रेफरेंस है आपका, तो एक मुशावरत होती है। मैं एक चैनल पे गया, वहाँ का प्योन था, वहाँ उसने मेरे से पूछा ऐसे ही, तो मैं गया, मैं थका हुआ, घर में तंग हुआ हुआ, कुछ समझ नहीं आ रही, घर से भी निकल गए कराची, तो मेरे से डायरेक्ट पूछे किसके रेफरेंस से आए। तो मैंने उसको पीपल्स पार्टी के एक वेल नोन जो है मिनिस्टर हैं, मैंने उनका बोला। तो बोले फिर यहाँ कैसे, क्यों आ गए, मतलब तो उनसे डायरेक्ट कॉल करवा के जाओ। यार डायरेक्ट मैं उनसे कॉल करवाना नहीं चाह रहा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए। फिर उसने मुझे भेज दिया अंदर, मतलब मैंने ये बताया कि मैं फलां के रेफरेंस से आया हूँ, उसको नहीं समझ आई, उसने नाम सुना और उसने बोला ठीक है जाओ अंदर। मैं चला गया, मैं गया अंदर, मैं एचआर तक पहुँच गया, उनसे मैं मिला, सब पूछा, लेकिन फिर सीवी दी और फिर अंदर भी बहुत सारा घूम घामने के बाद मुझे यही पता चला कि रेफरेंस नहीं हो सकता। अच्छा दानिश, आपसे क्योंकि ऑफिस में मुलाकात भी रहती है, बातचीत भी होती रहती है, तो बड़ा अच्छा बोलते हैं। फिर डिबेट का आपका एक पूरा प्रोफाइल है, पोइट्री का भी प्रोफाइल है, तो ये इंटरेस्ट एक यंगस्टर में बड़ा स्ट्रेंज लगा मुझे देखना, क्योंकि आजकल होता नहीं है इतना इंटरेस्ट। तो आप में इतना इंटरेस्ट कैसे आया? इसका जो है वो एक शौक पड़ जाता है बचपन से ही। तो बचपन से मैं 2nd या 3rd क्लास में था, तो उस टाइम हमारा एक डिबेट कंपटीशन था क्लास के हद तक, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और लकीली मैं जीत गया। तो मुझे लगा हाँ मैं कर सकता हूँ, वो चीखना चिल्लाना जो है वो लगा मैं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद 2 या 3 बार और मैंने किया, तो मुझे पक्का कॉन्फिडेंस दिलवा दिया गया कि तुम ही ये कर सकते हो। मुझे स्कूल की तरफ से भी, हमारे मुजफ्फराबाद के बॉयज़ हाई स्कूल है वहाँ से, और फिर कुछ अरसे के बाद वहाँ पर स्काउट्स कैंपिंग स्टार्ट हो गई। स्काउट्स कैंपिंग पूरे पाकिस्तान में होती है। अब ये 2011-12 है और उस दौरान हमारी स्काउट की कैंपिंग स्टार्ट हो गई। उसमें हमारे तकरीबन 12 स्पीच कॉम्पिटिशन्स थे, और उसके अलावा पोइट्री के थे, सिंगिंग के थे, सब थे। और मैं अपने स्कूल में वाहिद वो बच्चा था, मैंने सब में वो ले लिया। हर स्कूल से 5-6 बच्चे आ रहे थे,
पोइट्री का अलग था, सिंगिंग का अलग था, स्पीच हर अलग था। मैंने अपनी तरफ से सब में पार्टिसिपेट कर लिया और मैंने बोला हाँ मैं कर लूँगा। तो उस टाइम पे चले भी गए। अब वो हुई थी जो 7 दिन की कैंपिंग हमारी हुई थी, उसमें डिबेट में सबसे ज़्यादा मैं ठीक रहा, सिंगिंग में भी सेकंड आया था और पोइट्री में मैं 4th या 5th। लेकिन फिर वो राउंड वाइज चलते चलते मैंने पूरा कश्मीर टॉप किया था 2012 में, और प्रेसिडेंट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। आसिफ अली जरदारी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। फिर इस्लामाबाद में वहाँ से गोल्ड मेडल मिला था मुझे, पूरे पाकिस्तान में टॉप 5 में था मैं। तो वहाँ से फिर समझे वो एक मेरे पे ना एक स्टैंप लग गया कि ये ही डिबेट कर सकता है और यही बस उर्दू अदब से जुड़ेगा। और फिर हमारे कोई भी स्कूल में एक्टिविटी होती थी, उर्दू से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो दानिश को ही आगे किया जाएगा। रीडिंग होती थी, स्पीच, कोई भी बज़्म अदब होते हैं हमारे स्कूल में। वहाँ से एक शौक़ लग गया। फिर काफ़ी टाइम गैप दिया बीच में, लेकिन फिर जब कराची में बीच में कुछ चीज़ें आई हैं तो मैंने फिर दोबारा से इसमें स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा करना चाहिए, और फिर वक्त के साथ साथ आवाज़ आपकी मज़ीद या तो निखर जाती है या बिखर जाती है। तो वो मेरा निखारना और बिखारना दोनों जो है ना वो मिलजुल के सेट हो गई। मैं गया 2-3 जगहों पर, मैंने डिबेट्स कॉम्पिटिशन में, वो अच्छा हो गया। तो फिर उसके बाद जो है ना फिर बस वो आपका एक पीछा करती है एक चीज़ आपका। तो वो ये स्पीच जो है ये मेरा पीछा करती हुई है, ये उर्दू अदब मेरा पीछा करती है। मैं जहाँ भी चला जाऊँगा मैं ये करता रहूँगा। मैंने बीच में मीडिया से ब्रेक ली थी, हर किस्म की सोशल एक्टिविटी से मैंने ब्रेक ली, लेकिन इस दौरान भी ये चीज़ मेरा पीछा करती रही। मैं किसी और फील्ड में चला गया, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और इन सब चीज़ों में, लेकिन ये मेरे पीछे आती रही। फिर आखिरकार मैंने कहा नहीं अब करना चाहिए। फिर यार भाई टीवी पे हुआ था एक अच्छा रमज़ान ट्रांसमिशन, उसमें मैं गया और फिर मैं जीत गया। क्वार्टर फाइनल तक मैं पहुंचा, लेकिन उस तक जो है ना मेरी वीडियोस इतनी चल चुकी थी, और स्पेशली कश्मीर की हद तक। तो वो कहते हैं मैं अपने मोहल्ले में अंडरवर्ल्ड डॉन हूँ, तो मैं अपने कश्मीर का ठीक मतलब अच्छा बच्चा समझा जाता है मुझे, लाइक बच्चा मेरिट पे जो है वो आगे हाँ बढ़ा है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वो सपोर्ट करते हैं मेरे नहीं, कश्मीर वाले। ये भी बड़ी अचीवमेंट हाँ। है, ये भी बड़ी अचीवमेंट है कि आप ऐसे इलाके से आए जहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन आप अपने कंट्री में रिप्रेजेंट हो रहे हो, उस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये एक अच्छी चीज़ है। पोइट्री का बताएं, लिखते हैं या सिर्फ पढ़ते हैं? पोइट्री का मैं पढ़ता था पहले, वॉइस ओवर्स काफ़ी ज़्यादा मैंने की, और टिकटॉक पे मेरी अच्छी खासी वॉइस ओवर चली हुई, लेकिन किसी को पता नहीं है मेरी, कहीं और से उठा ली जाती थी। लेकिन वो होता है ना कि बस बंदा जब बिल्कुल अकेला हो और कभी कभार फैमिली की भी याद आनी हो, फैमिली कश्मीर में, हम यहाँ पे हैं, तो कभी कभार हो जाता है फिर वो। और हम जैसे जो होते हैं वो उर्दू अदब जिनका पीछा कर रही होती हैं, बैठ जाते हैं पेन और वो लेके अपनी जो है ना डायरी कि कुछ लिख लिया जाए। तो कुछ लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन पक्का शायर आप अगर कहें तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ और कुछ ना कुछ कर लेता हूँ बस। तो वो जो कुछ ना कुछ है उसमें से कुछ सुना रहे। यहाँ पे बहुत ऐसा ना हो सीनियर जो है ना वो शोरा जो है सुन रहे होंगे फिर बोलेंगे क्या बेवजना सा लड़का बिठा दिया उनसे जो है ना वो कर रहे हैं। मैंने ज़्यादातर कश्मीर के मुतालिक लिखा है, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ और सुनाऊंगा, क्योंकि आजकल के हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर कहीं और उनका लगाव भी है। तो शायर को यही समझा जाता है ये सिर्फ मोहब्बत पे लिखेगा और इन चीज़ों पे लिखेगा। तो शायद मैं भी उसी पे ही वो करूँगा, लेकिन इसमें सारी चीज़ें हैं। मैं आपको सुना देता हूँ एक के दिन गुजार दिया हंसते खेलते महफिलों में हमने, दिन गुजार दिया हंसते खेलते महफिलों में हमने, अब रात की तन्हाई है और वहशतों का साया है, वीरां कमरा वो सीधा खिड़की और बंद दरवाज़ा, फिर ये दस्तक कैसी देखो शायद कोई आया है, होश करो ये वो नहीं तुम सो जाओ, खुद को कई बार मैंने ये समझाया है, कुछ नहीं बस थकन है और मसले हैं नौकरी के, कुछ नहीं बस थकन है और मसले हैं नौकरी के, अपनी माँ को मैंने कई बार ऐसे समझाया है, कुछ नहीं बस थकन है और मसले हैं नौकरी के, अपनी माँ से मैंने ऐसे कई बार ये गम छुपाया है, एक सिगरेट उसका धुआं और कुछ गज़लें, बस यही दुनिया में अब मेरा कुल सरमाया। वाह वाह वाह। तो ऐसा है कुछ जोड़ तोड़ में। अच्छा, पॉडकास्ट का टाइम कम रह के एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से। सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर्स को, जो यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन आपका पर्सपेक्टिव क्या है उनके बारे में,
और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अच्छा कंटेंट कैसे लेके आया जा सकता है सोशल मीडिया पे? पाकिस्तान में अभी तो अच्छा कंटेंट मैं ये समझता हूँ कि पिछले कुछ टाइम से नहीं आया था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो आना शुरू हो गया है। तो प्राइवेट पॉडकास्टिंग नाम ले लें, इसमें कोई कॉपीराइट या कुछ ऐसा इशू नहीं होगा, मुझे पता है। कराची से ही अब बहुत अच्छे हमारे कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना वो आना शुरू हो गए हैं, जैसे तलहा हो गया और कुछ और हैं, तो रज़ा की मर्ज़ी और इस तरह के कुछ लोग हैं, अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो इस तरह का कंटेंट अगर आप लाएँगे जिसमें आप मुआशरती मसाइल आप दिखाएँगे और उसके अलावा उसमें आप तंज़ो-मिज़ाह भी होता है और उसमें देखने वालों के लिए एक अच्छा सबक भी होता है कि ये ऐसे हम कर सकते हैं। बजाय इसके कि वो फैमिली व्लॉगिंग्स और ये वो सब जो भी चवलें होती हैं, उनसे निकल कर हम कुछ ना कुछ संजीदगी में कुछ अच्छा तंज़ो-मिज़ाह क्रिएटिव काम कर सकते हैं। तो ऐसा करना भी चाहिए। और दूसरी बात, आजकल सबसे अच्छा कंटेंट अगर बन सकता है तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उस काम के मुतालिक अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं और वो आप लगाएं, उससे ही दूसरों को बहुत सीखने का मौका मिल सकता है और ज़्यादातर हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो उनको ये चीज़ें बनानी चाहिए। और एक बात मेरी आपसे ऑफिस में हुई थी और वो बात थी कि टूरिज़्म के हवाले से कि कंटेंट क्रिएटर जो है टूरिज़्म पे ज़्यादा काम नहीं कर रहे, अगर हम पाकिस्तान के टूरिज़्म पे काम करें तो। ये हमारा पाकिस्तान अगर हम देखें ना तो दुनिया में एक अच्छा ऐसा स्पॉट है जो टूरिज़्म के हवाले से जिसको अच्छा वो कर सकते हैं। आजकल तो कुदरती आफ़ात की नज़र हुआ है, अल्लाह पाक खैर व आफ़ियत फरमाए, लेकिन इसकी खूबसूरती दुनिया को दिखाने के लिए हम बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वो हमारे कश्मीर में चल रहा है, गिलगित-बल्तिस्तान में चल रहा है और इस तरह की जगहों पर तो ये कंटेंट चल रहा है और कर रहे हैं लोग, इस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे कश्मीर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस पे, जुनैद टॉम्बो हो गया और उसके अलावा एमएच धूरी है, अली रिज़वान ख्वाजा है हमारे कश्मीर में, शोबू हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अगर हर बच्चा या नौजवान या लड़का इस पे काम करे, इसमें आपको 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका कंटेंट चलता है, दुनिया तक वो चीज़ पहुँचती है और दूसरा आपका अपना टूरिज़्म बिज़नेस जो है ना वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो सकता है। तो ये तो एक इंडस्ट्री है, पाकिस्तान पूरा एक इंडस्ट्री और कश्मीर जो है ना वो टूरिज़्म का हब हम उसको कहेंगे, गिलगित-बल्तिस्तान को हब कहेंगे। तो इन जगहों पर हम काम कर सकते हैं और करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। आज के टाइम पे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उस टाइम से अगर चलता हुआ आ रहा है, इंटरनेशनल लोग जो हैं वो आ रहे हैं, टूर कर रहे हैं, तो आजकल तो हम अच्छे से वो चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं। पॉडकास्ट में जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए दानिश ने बहुत सारी बातें की। यंग जर्नलिस्ट है, बहुत एनर्जेटिक है, काफ़ी उसके ख्वाब है, अल्लाह ताला उसके सारे ख्वाब पूरे करे, मेरी तरफ से तो यही दुआ है। और एक अच्छा जर्नलिस्ट बन के जो है ना वो सामने आए और हमें यंग जर्नलिस्ट की ज़रूरत है जो कि समझ भी रखते हों, सोच भी रखते हों, लिखना भी जानते हों, पढ़ना भी जानते हों और कहना भी जानते हों। इसी के साथ मुनीबा गुल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।